सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं इस्मत चुगताई जी द्वारा रचित कहानी अमर बेल। बड़ी मुमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे खानदान को शुजात मामू की दूसरी शादी की फिक्र डसने लगी। उठते बैठते दुल्हन तलाश की जाने लगी। जब कभी खाने पीने से निपट कर बीवियां बेटियों की बरी या बेटियों का दहेज टांकने बैठती तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज की जाने लगती। अरे अपनी कनीज फातिमा कैसी रहेंगी? आय हाय भी, घास तो नहीं खा गई हो? कनीज फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक चोटी काट कर हथेली पर रख देंगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही वो बहू के गिर्द कुंडल डालकर बैठ गई हैं। वो दिन और आज का दिन दहलीज से कदम ना उतारने दिया। निगोड़ी का मायके में कोई मरा जीता होता तो शायद कभी आना जाना हो जाता। और भाई सज्जन भैया को क्या कुमारी नहीं मिलेगी जो झूठे पत्तल चाटेंगे? लोग बेटियां थाल में सजा के देने को तैयार हैं, 40 के तो लगते भी नहीं। असगरी खानम बोली, वही खुदा खैर करे बुआ, पूरे 10 साल निकल रही हो। अल्लाह रखे खाली के महीने में पूरे 50 भर के। अल्लाह। बेचारी इम्तियाजी फुफ्फो बोल के पछताई। शुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ, और माशाअल्लाह पांचों बहनों की जुबानें बस कंधों पर पड़ी थी, ये गज गज भर की। कोई मुचैटा हो जाता तो बस पांचों एकदम मोर्चा बांध के डट जाती। फिर मजाल है कोई मुगलानी पठानी तक मैदान में टिक जाए। बेचारी शेखानियों सैदानियों की तो बात ही ना पूछिए, बड़ी बड़ी दिल गुर्दे वालियों के छक्के छूट जाते। मगर इम्तियाजी फुफ्फो भी इन 5 पांडवों पर 100 कौरवों सी भारी पड़ती थी। उनका सबसे खतरनाक हरबा उनकी चिनचिनाती हुई बरमे की नोक जैसी आवाज थी। बोलना जो शुरू करती तो ऐसा लगता जैसे मशीन गन की गोलियां एक कान से घुसती हैं और दूसरे कान से जन्न से निकल जाती हैं। जैसे ही उनकी किसी से तकरार शुरू होती, सारे मोहल्ले में तुरंत खबर दौड़ जाती कि भाई इम्तियाजी बुआ की किसी से चल पड़ी, और बीवियां कोठे लांगती छज्जे फल्लांगती दंगल की जानिब हल्ला बोल देती। इम्तियाजी फुफ्फो की 5 बहनों ने वो टांग ली कि गरीब नक्कू बन गई। उनकी संजली बेटी गौरी खानम अब तक कुंवारी धरी थी। 36वां साल छाती पर सवार था, मगर कहीं नसीब बनने के आसार ही नजर नहीं आ रहे थे। कुंवारे मिलते नहीं, ब्याहे रंडवे नहीं होते। पहले जमाने में तो हर मर्द 3-4 को ठिकाने लगा देता था, मगर जब से ये अस्पताल और डॉक्टर पैदा हुए हैं, बीवियों ने मरने की कसम खा ली है। जिसे देखो आकिबत के बोरिये समेटने पर तुली हुई है। बड़ी मुमानी की बीमारी के दिनों में ही इम्तियाजी फुफ्फो ने हिसाब लगा लिया था, लेकिन उनके फरिश्तों को भी पता न था कि दोहाजू के लिए भी कुएं में बांस डालने पड़ेंगे। शुजात मामू की उम्र का मसला बड़ी नाजुक सूरत अख्तियार कर गया। कमर आरा और नूर खाला के लिए तो वो अभी लड़का ही थे, इसलिए वो तुम्हारे हॉल के बरसों की गिनती में बार बार घपला डाल देती, क्योंकि उनकी उम्र का हिसाब लग जाने से खुद खालाओं की उम्र पर शय पड़ती थी। लिहाजा 5 बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत से हमला आवर हुई। उन्होंने फौरन इम्तियाजी फुफ्फो के नवाज दामाद का जिक्र छिड़ दिया, जिसका तज़किरा फुफ्फो की दुखती रग था, क्योंकि वो उनकी नवासी पर सौत ले आया था। मगर हमारी फुफ्फो भी खरी मुगलानी थी। जिनके वालिद शाही फौज में बरकंदाज थे, वो कहाँ मार खाने वालियों में से थी। झट पैंतरा बदल कर वार खाली कर दिया और शहजादी बेगम की पोती पर टूट पड़ी, जो खुले बंदों खानदान की नाक कटवा रही थी, क्योंकि वो रोज डोली में बैठकर धनकोट के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उस जमाने में स्कूल जाना उतना ही भयानक समझा जाता था जितना आजकल कोई फिल्मों में नाचने गाने लगे। शुजात मामू बड़े माकूल आदमी थे। निहायत सुथरा नक्शा, छरेरा बदन, दरमियाना कद। इम्तियाजी फुफ्फो सारे में कहती फिरती थी कि खिजाब लगाते हैं, मगर आज तक किसी ने कोई सफ़ेद बाल उनके सिर में नहीं देखा। इसलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि खिजाब लगाना शुरू कब किया। यूं देखने में बिल्कुल जवान लगते थे, वाकई 40 के नहीं जचते थे।
जब उन पर पैगामों की बहुत जोर की बारिश हुई तो बौखलाकर उन्होंने मामला बहनों के सुपुर्द कर दिया। इतना कह दिया, लौंडिया इतनी छिछोरी ना हो कि बेटी लगे और ऐसी खूसट भी ना हो कि उनकी अम्मा लगे। उई, क्या खौफियाता हुआ नाम। इम्तियाजी फुफ्फो को कुछ न सूझा तो नाम ही में कीड़े निकालने लगी, मगर बहनों ने ऐसा मोर्चा कसा कि उनकी किसी ने ना सुनी। लौंडिया 16 से एक दिन ज्यादा की हो तो 100 जूते सुबह 100 जूते शाम, ऊपर से हुक्का का पानी, मगर उनकी किसी ने ना सुनी। वो अपनी गोरी बेगम की नाव पार लगाने के लिए ख्वाही न ख्वाही द्वंद्व मचाती थी। रुखसाना बेगम थी कि बस कोई देखे तो देखता रह जाए, जैसे पहली का नाजुक शर्माया हुआ चांद किसी ने उतार लिया हो। शक्ल देखते जाओ पर जी ना भरे, तोलो तो 5वीं के बाद छठा फूल ना चढ़े। रंगत ऐसी जैसे दमकता कुंदन, जिस्म में हड्डी का नाम नहीं, जैसे सख्त मैदे की लोई पर गाय का मक्खन चुपड़ दिया गया हो। निस्वानियत इस गजब की कि जैसे दर्जन भर औरतों का सत निचोड़ कर भर दिया गया हो। गरम गरम लपटें सी निकलती थी। शायद बकौल फुफ्फो 16 बरस की होंगी, मगर 19-20 की उठान थी। बहनों ने मामू को 25वां साल बताया था। उन्हें जरा सा तकल्लुफ तो हुआ, मगर फिर टाल गए। कम से नहीं तो कोई बड़ा जुर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बेइंतहा मुफलिस घर का बोझ थी। दोनों तरफ का खर्चा मामू के सर रहा। जब रुखसाना मुमानी ब्याह कर आई तो उन्हें गौर से देख के मामू के पसीने छूट गए। बाजी, ये तो बिल्कुल बच्ची है, उन्होंने बौखला कर कहा। हुई, खुदा खैर करे। आए मियाँ, तेल देखो, तेल की धार देखो। मर्द साठा और पाठा, बीवी बीसी और खीसी। 2-4 बच्चे हुए नहीं कि सारी कलई उतर जाएगी। गुमूत में न 16 सिंगार रहेंगे, न ये रंगो रोगन, न ये छल्ला सी कमर रहेगी, न बाजुओं का लोच। बराबर की ना लगने लगे तो चोर का हाल सो मेरा। मैं तो कहूँ 10 साल में बड़ी भाभी जान की तरह हो जाएंगी। फिर तो हम अपने बैरन के लिए 12.5 बरस की लाएंगे, खाला चैं की। हस्त, मामू शर्मा गए। दूसरी बीवी नहीं जीती, इसलिए तीसरी, शम्स बेगम बोली। क्या बक रही हो? हाँ मियाँ, बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं, दूसरी तो तीसरी का सदका होती है। इसीलिए पुराने जमाने में लोग दूसरी शादी गुड़िया से कर दिया करते थे, ताकि फिर जो दुल्हन आए वो तीसरी हो। बहनों ने समझाया और मामू समझ गए। फिर जल्दी ही रुखसाना बेगम ने भी समझा दिया। 2-3 साल में अच्छे खाने, कपड़े और आशिक-ए-जार मियाँ ने वो जादू फेरा कि पहली का चांद 14वीं का महताब हो गया। वो चांदनी छिटकी कि देखने वालों की आंखें झपक गईं। पोर पोर से शुआएं फूट निकली। शुजात मामू पर ऐसा नशा सवार हुआ कि बिल्कुल धुत हो गए। शुक्र है जल्दी ही पेंशन होने वाली थी, वरना आए दिन के दफ्तर से गोते जरूर रंग लाते। बहनों के ले दे के एक ही भैया थे। बड़ी मोमानी तो दूल्हा नापे में ही जीत से उतर गई थी। उनकी कमान कभी चढ़ी ही नहीं। जब तक जिंदा रही सूरत को तरसती रही। आलो औलाद खुदा ने दी ही नहीं कि उधर जी बहल जाता। मियाँ बहनों के चहेते भाई, सूरत ना देखें तो खाना ना पचे। दफ्तर से सीधे किसी बहन के यहाँ पहुंचते, रात का खाना वहीं से खाकर आते। फिर भी दस्तरखान सजाए बैठी रहती रात तक और तका करती राह उनकी। किसी दिन इत्तेफाक से खाना खा लेते तो उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता। आए दिन बहनों के यहाँ हंगामे रहते। झूठों को कभी भावज बुला भी लेती, मगर ये बेचारी गरीब उलवतन सी लगती थी। सब ने बुलाना छोड़ दिया। शुजात मामू को कभी यार दोस्तों की दावत करनी होती या कव्वाली और मुजरे की महफिलें जमती तो बीबी को पता भी ना चलता। बहनें सब इंतजाम कर देती, ये उन्हीं के हाथ में रुपया दे देते। किसी ने मोमानी को राय दी कि मियाँ को काबू करने का बस एक गुर है, उसे ऐसे खाने खिलाओ कि किसी के घर का निवाला मुंह को ना लगे। बस जी, मोमानी ने खाना पकाने की किताबें मंगवाई। लहसुन की खीर, बादाम के गुलगुले, दम का मुर्ग और मछली के कबाब पकाए, जिन्हें खाकर मामू ने फैसला किया कि वो उन्हें जहर देकर मारना चाहती हैं। मोमानी खून थूक थूक कर मर गई, मगर नई नवेली का जादू तो आते ही सर चढ़कर बोलने लगा। न कहीं आने के रहे, न जाने के, न किसी का आना भाए, बस मियाँ हैं और बीवी।
क्या बागो बहार सा भाई चुटकी बजाते में खुर्रे की तरह बेरहम और बेमुरवत हो गया। दुनिया उजाड़ हो गई। अपने पांव आप कुल्हाड़ी मार ली। गोरी बेगम से शादी करा दी होती तो यूं भैया साहब अलकत ना हो जाते। आए भाभी, भैया को आंचल में कब तक बांधे रखोगी? मर्द जात है, कोई झंडूलना नहीं कि हरदम कूले से लगाए बैठी हैं। लाख ताने दिए जाते, दुल्हन बेगम हैं कि खी हंस रही हैं और मियाँ काट के उल्लू घिघियाए जाते। अपनी जोरू है, कोई पड़ोसी की नहीं कि बस तके जा रहे हैं बजर बट्टू की तरह। मामू वो मामू ही ना रहे। अजी कैसी कव्वालियां और कैसे मुजरे। बस बीवी तिगुनी का नाच नचा रही है और आप नाच रहे हैं। हाय बस तो और थोड़े दिन के चोंचले हैं। पैर भारी हुआ नहीं कि सारा दुल्हन आपा खत्म। एक ना एक दिन तो भाई का जी भरेगा। दिलों को तसल्ली दी गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसाना मोमानी का पैर भारी हुआ तो अल्लाह तौबा, न उल्टियां न तबीयत मांदी। चेहरे पे और चांद खिल उठे। क्या मजाल जो जरा सा अलकस आ जाए। वही शोखियां, वही अंदाजे माशुकाना जो नई दुल्हनों के हुआ करते। और मामू का तो बस नहीं चलता उन्हें उठाकर पलकों में छिपा लें। दिल निकाल के कदमों में डाले देते हैं। जी से उतरने के बजाय वो तो दिमाग पर भी छा गई। पूरे दिनों में भी रुखसाना मोमानी के हुस्न को गहन न लगा। जिस्म फैल गया मगर चांद दमकता रहा। न पैरों पर सूजन, न आंखों के गिर्द हल्के, न चलने फिरने में कोई तकलीफ। जापे के बाद भी चट से खड़ी हो गई। क्या मजाल जो कमर जरा भी मोटी हुई हो। वही कुंवारियों जैसा लचकदार जिस्म। भली बीवी के जापे में बाल झड़ जाते हैं। उनके वो अदबदा के बड़े कि खुद सर धोना दुश्वार हो गया। हाँ, बीबी के बदले जरा मामू झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया हो। थोड़ी सी तोंद ढलक आई। गालों में लंबी लंबी काशें गहरी हो गईं। बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए। अगर दाढ़ी न बनी होती तो गालों पर चींटी के सफेद सफेद अंडे फूट आते। जब 2 साल बाद बेटी हुई तो मामू की तोंद और आगे खिसक आई। आंखों के नीचे खाल लटकने लगी। निचली डाढ़ का दर्द काबू से बाहर हो गया तो मजबूरन निकलवाना पड़ा। एक ईंट खिसकी तो सारी इमारत की चूलें मानो ढीली हो गईं। उन दिनों मोमानी की अक्कल दाढ़ निकल रही थी। शुजात मामू की बत्तीसी असली दांतों से ज्यादा हसीन थी। उम्र का इल्जाम नजले के सिर गया। इम्तियाजी फुफ्फो के हिसाब से रुखसाना मोमानी 26 बरस की थी। गोया अब वो कभी बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाने के मूड में आ जाती तो 16 बरस की लगने लगती। कई साल से उम्र का बढ़ना मानो रुक गया था। ऐसा मालूम होता था कि उनकी उम्र अड़ियल टट्टू की तरह एक जगह जम गई है और आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। ननदों के दिल पर आरे चलते थे। वैसे भी जब अपने हाथ पैर थकने लगे तो नौजवानों की शोखियां मूंज और घोड़े की दुलत्ती की तरह कलेजे में लगती हैं। और मोमानी तो साफ अमानत में खयानत कर रही थी। शराफत और भलमन साहत का ये तो तकाजा था कि वो शौहर को अपना खुदाए मजाजी समझती थी। अच्छे बुरे में उनका साथ देती। ये नहीं कि वो थके मांदे बैठे हैं और बेगम बेतहाशा मुर्गियों के पीछे दौड़ रही हैं। अरे भाभी, तुम पर खुदा की जुबान, न सर की खबर है न पैर की। हुड़दंगी बनी मुर्गियां खदेड़ रही हो। अरे तो क्या करूं खाला, मुई बिल्ली। वही लो और सुनो। अरे बी, मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई? सज्जन भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं माशाल्लाह। बड़ा भाई बाप बराबर होता है। तुम भी मेरी बड़ी हो। खबरदार जो तुमने फिर मुझे कभी खाला कहा तो। जी, बहुत अच्छा। शादी से पहले रुखसाना मोमानी की अम्मा उनकी दुपट्टा बदल बहन कहलाती थी। वही हुस्न और कमसिनी जिसने एक दिन शुजात मामू को गुलाम बना लिया था, अब उनकी आंखों में खटकने लगी। लंगड़ा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ दौड़ नहीं पाता तो वो चढ़कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो। मोमानी उनके साथ दगा कर रही थी। कभी कभी तो उन्हें लड़कियों बालियों की तरह हंसता या दौड़ते भागते देखकर उनके दिल में टीसें उठने लगती। वो जलकर कोयला हो जाती। लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन के चलती हो? वो जहर उगलने लगी थी। हाँ, अब कोई जवान पट्टा ढूंढ लो। मोमानी पहले तो हंसकर टाल देती, फिर झेंप कर गुलनार हो जाती। इस पर मामू और भी चरागपा होते और भारी भारी इल्जाम लगाते। फला से आंखें लड़ा रही थी, ढिमाके से तुम्हारा ताल्लुक है। तब मोमानी सन्नाटे में रह जाती। मोटे मोटे आंसू छलक उठते।
अलंगनी से दुपट्टा घसीट कर वो अपना जिस्म ढक कर सिर झुकाए कमरे में चली जाती। मामू का कलेजा कट जाता, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती। वो उनके तलवे चूमते, उनके कदमों में सर फोड़ते, उनके आगे नाक रगड़ते, रोने लगते। मैं कमीना हूँ, हरामजादा हूँ, जूती लेकर जितने चाहो मारो, मेरी जान, मेरी रूखी, मेरी मल्लिका, मेरी शहजादी। और रुखसाना मोमानी अपनी रुपहली बाहें उनके गले में डालकर भौं भौं रोती थी। तुम्हारा आशिक जार हूँ मेरी जान, रश्क व हसद से जल जल कर खाक हुआ जाता हूँ। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो भी मेरा खून खौलने लगता है। जी चाहता है साले का गला घोंट दूं। मुझे मुआफ कर दो मेरी जान। वो झट मुआफ कर देती, इतना मुआफ करती कि शुजात मामू की आंखों के हल्के और उदे हो जाते और वो बड़ी देर तक थके हुए खच्चर की तरह हाँपा करते। फिर ऐसे दिन भी आ गए कि वो माफ़ी भी ना मांग सकते। कई कई दिन वो रूठे पड़े रहते। बहनों की उम्मीदें बंध जाती। भैया जान भाभी को कुड़ा कुड़ा कर मार रहे हैं। अब कोई दिन जाता है कि ये आए दिन की दांता किलकिल रंग लाएगी। मोमानी छुप छुप कर घंटों रोती। आंसू भरी आंखों में लाल लाल डोरे और भी सितम ढाने लगते। सुता हुआ जर्द चेहरा जैसे सोने की गिन्नी में किसी बेईमान सुनार ने चांदी की मिलावट बढ़ा दी हो। फीके फीके होंठ, माथे पर उलझी सी एक वारफ्त लट देखने वाले कलेजा थाम कर रह जाते। हुस्ने सोगवार को देखकर मामू के कंधे और झुक जाते, आंखों की वीरानी बढ़ जाती। एक बेल होती है अमर बेल, हरे हरे संपोलिए जैसे डंठल, जड़ नहीं होती। ये हरे डंठल किसी भी सरसब्ज पेड़ पर डाल दिए जाएं तो बेल उसका रस चूस कर फलती फूलती है। जितनी ये बेल फैलती है उतना ही वो पेड़ सूखता चला जाता है। ज्यों ज्यों रुखसाना बेगम के चमन खिलते जाते थे, मामू सूखते जाते थे। बहनें सर जोड़कर खुसर खुसर करती। भाई की दिन ब दिन गिरती हुई सेहत को देखकर उनका कलेजा मुंह को आता था। बिल्कुल चिरकुट हो गए। गठिया की शिकायत तो थी ही, नज़ला अलग अजाबजान हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि हिजाब कतई मुवाफिक नहीं है। मजबूरन मेहंदी लगाने लगे। बेचारी रुखसाना एक एक से बाल सफ़ेद करने के नुस्खे पूछती फिरती थी। किसी ने कहा कि अगर खुशबूदार तेल डालो तो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। दुखिया ने इत्र सर में झोंक लिया। मामू की नाक में जो शमामत उल अंबर की मदहोश कुन खुशबू की लपटें पहुंची तो वो गलीज ऐब उन्होंने मोमानी पर लगाए कि अगर बच्चों का ख्याल ना होता तो मोमानी कुएं में कूद जाती। उनके बाल सफ़ेद होने की बजाय और मुलायम और चमकदार होकर डसने लगे। मोमानी की जवानी के तोड़ के लिए मामू ने तिब्बे यूनानी की तमाम माजूने, मुकवियात, कुश्ते और तेल इस्तेमाल कर डाले। थोड़े दिन के लिए उनकी भागती हुई जवानी थम गई, बांकपन लौट आया। मोमानी ने कुछ दुनियादारी के दांव पे तो सीखे ना थे, खुद रौ पौधा थी, कभी किसी ने बारीकियां न समझाई थी। 28 साल की थी मगर 18 बरस जैसी ना तजुर्बाकार और अल्हड़पन था। मोटर बहुत चलाओ तो इंजन जल जाता है। दवाओं का रद्दे अमल जो शुरू हुआ तो शुजाअत मामू ढह गए। एकदम बुढ़ापा टूट पड़ा। अगर वो जिस्म और दिमाग को इतना न तकतकाते तो 62 बरस में यूं लुटिया न डूब जाती। अब वो अपनी उम्र से ज्यादा लगने लगे। बहनें जारो जार रोईं। हकीम डॉक्टर जवाब दे चुके। लोगों ने जवान बनने के तो लाखों नुस्खे ईजाद किए, कब्ल वक्त बूढ़ा होने की कोई दवा नहीं जो मुमानी को खिला दी जाती। जरूर उन पर कोई सदाबहार किस्म का जिन्न या पीर मर्द आशिक था कि किसी तौर से उनकी जवानी ढलने का नाम ही ना लेती थी। तावीज गंडे हार गए, टोने टोटके चित्त हो गए, अमर बेल फैलती रही, बरगद का पेड़ सूखता रहा। तस्वीर हो तो कोई फाड़ दे, मुजस्समा हो तो पटक कर चकनाचूर कर दे। अल्लाह के हाथों का बनाया मिट्टी आग का पुतला अगर हसीन भी हो और जिंदा भी, उसकी हर सांस में जवानी की गर्मी महक रही हो तो फिर कुछ बस नहीं चलता। उसके चढ़े हुए सूरज को उतारने की एक ही तरकीब हो सकती है कि खाने की मार दी जाए। घी, गोश्त, अंडे, दूध कतई बंद। जब से शुजाअत मामू का हाजमा जवाब दे गया था, मोमानी सिर्फ बच्चों के लिए गोश्त वगैरह मंगाती थी। कभी कभार एक निवाला खुद चख लेती थी, अब उससे भी परहेज कर लिया। सबको उम्मीद बंध गई कि अब इंशाअल्लाह जरूर बुढ़ापा तशरीफ ले आएगा। अरे भाभी,
ये क्या उछाल छक्का लौंडियों की तरह मुई शलवार कमीज पहनती हो और भी नन्ही बन जाती हो। ननद कहती, भारी भरकम कपड़े पहनो कि अपनी उम्र की लगो। मोमानी ने टिका हुआ दुपट्टा और गरारा पहन लिया। किसी यार की बगल में जाने की तैयारी है? मामू ने कचोके दिए। मोमानी कपड़ों से भी खौफ खाने लगी। अरे भाभी, ये क्या एक आध वक्त की नमाज पढ़ती हो? पंज वक्ता की आदत डालो। मोमानी पंज वक्ता की नमाज पढ़ने लगी। जब से मामू की नींद बूढ़ी और नखरीली हुई थी, तहज्जुद के वक्त से जागना पड़ता था। मेरे मरने के नफल पढ़ रही हो? मामू बिसूरते। दुबली तो थी ही, दिन रात की दांता किलकिल से और भी धान पान हो गई। घी गोश्त से परहेज हुआ तो रंग और भी निखर आया। जिल्द ऐसी शफाफ हो गई कि जैसे कोई दम में बिल्लौर की तरह आर पार नजर आने लगेगा। चेहरे पर अजब सा नूर उतर आया। पहले देखने वालों की राल टपकती थी, अब उनके कदमों पर सर पटकने की तमन्ना जागने लगी। जब सुबह सवेरे नमाज फज्र के बाद कुरान की तिलावत करती तो उनके चेहरे पर हजरत मरियम का तकद्दुस और फातिमा ज़हरा की पाकीज़गी तारी हो जाती। वो और भी कमसिन और कुंवारी लगने लगती। मामू की कब्र और पास खिसकाती और वो उन्हें मुंह भर भर के कोसते और गालियां देते कि भांजो भतीजों के बाद वो जिनों और फरिश्तों को बरगला रही हैं। चिल्ले खींच खींच कर जिन काबू में कर लिए हैं, उनसे जादू की बूटियां मंगा कर खाती हैं। खिजाब के बाद अब मेहंदी भी मामू को आंखें दिखाने लगी थी। मेहंदी लगाते तो छींके आकर नजला हो जाता। वैसे भी उन्हें मेहंदी से घिन आने लगी थी। रुखसाना मोमानी उनके बालों में मेहंदी लगाती तो बावजूद एहतियात के उनके हाथों में भी शमाएं लाव देने लगती थी। उनके हाथ देखकर शुजाज मामू को ऐसा मालूम होता कि जैसे मेहंदी में नहीं, मोमानी ने उनके खूने दिल में हाथ डुबो लिए। वही हाथ जिन्हें वो कभी चमेली की मुंह बंद कलियां कहकर चूमा करते थे, आंखों से लगाते थे, अब शिकरे के खूंखार पंजों की तरह उनकी आंखों में घुसे जाते थे। जितना जितना वो उनकी मुंडियां जमीन पर घिसते, मोमानी संदल की तरह महकती थी। बहनें घर से तर माल तैयार करके भाई को खिलाने लाती कि कहीं भावस जहर न खिला रही हो। अपने हाथ से सामने खिलाती, मगर इन खानों से मामू का हाल और पतला हो जाता। बवासीर की पुरानी शिकायत ने वो जोर पकड़ा कि रहा सहा खून भी निचोड़ लिया। अभी तक उस नामुराद कुश्ते का असर बाकी था जो उन्होंने पिछले जाड़ों में मुरादाबाद के एक नामी गिरामी हकीम साहब का नुस्खा लेकर कई सौ की लागत से तैयार कराया था। नुस्खा बेहद शाही किस्म का था, जिसे मुर्दा खा लेता तो तन तना कर खड़ा हो जाता। मगर मामू गोंदनी की तरह फोड़ों से लद गए थे। दुखिया मोमानी घी को सैकड़ों बार पानी से धोती, उसमें गंधक और बहुत सी दवाएं कूट छान कर मिलाती, धड़ियों मरहम लोपा जाता थोपा जाता, पतीलियों में नीम के पत्तों का पानी औटाती और सुबह शाम पीप खून धोती, उसमें से चंद फोड़े मुस्तकिल नासूर बन गए थे और मामू को निगल रहे थे। फिर एक दिन तो अंधेरी हो गई। मामू बहुत कमजोर हो गए थे। बहनें बैठी भावज का दुखड़ा रो रही थीं कि नज्जी बुढ़िया खुदा जाने कहाँ से आन मरी। पहले तो वो शुजात मामू को नाना जान समझकर उनसे फ्लर्ट करने लगी। किसी जमाने में नाना जान उस पर बहुत मेहरबान रह चुके थे। बुढ़िया नामुराद की मत मारी गई थी। नाना जान को मरे तो 20 बरस हो चुके थे और वो अपनी चीपड़ भरी आंखों में पुराने ख्वाब जगाने पर मुसिर थी। बड़ी ले दे के बाद वो मामू का असली मुकाम समझी तो मरहुमा मुमानी का मातम ले बैठी। हाय हाय, क्या बुढ़ापे में दगा दे गई। अचानक उसकी नजर मोमानी पर जा पड़ी। मोमानी सहन में कबूतरों को दाना डाल रही थी। अजब प्यारे अंदाज में वो गर्दन नौड़ाए बैठी थी, जैसे तस्वीर खिंचवा रही हो। कबूतर उनकी बिल्लौरी दमकती हुई हथेली को गुदगुदा रहे थे और वो बेइख्तियार हंस रही थी। हाय, मैं मर गई। बुढ़िया ने अपना चपाती जैसा सीना कूट कर रुखसाना मोमानी की तरफ हवा में बलाएं लेकर कनपटियों पर 10 उंगलियां चढ़ चढ़ चटखाई। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, बिटिया तो चांद का टुकड़ा है, मैं जानू मीठा बरस लगाए। आए मियाँ, वो राजदारी के अंदाज में मामू के करीब खिसकाई और बोली, सौदागरों का मंझला बेटा विलायत पास करके आया है। अल्लाह कसम बस चांद और सूरज की जोड़ी रहेगी। किसी जमाने में बुढ़िया बड़ी मार्के की मशाता थी। अब उसका बाजार बंद हो चुका था। चौंडा सफेद हुआ, हाथ पैर से माजूर हुई
तो टुकड़े मांग कर गुजर औकात करने लगी थी। थोड़ी देर तक तो किसी की समझ ही में ना आया कि बुढ़िया मुर्दार बक क्या रही है। सौदागरों का मंझला बेटा जो विलायत पास था सबकी निगाहों में था। किसी को शुबह भी ना हुआ कि नाशुदनी कुत्तामा रुखसाना मुमानी का रिश्ता लगाने की ताक में है। इमाम हुसैन की कसम, मियाँ मैं तो कंगनों की जोड़ी लूंगी, बात छेड़ूं। बात जो वाजे हुई और पानी मरा तो भिड़ों का छत्ता छिड़ गया। चारों तरफ से तोपें दगने लगी। आय हाय, मुझ जन्म पीटी को क्या खबर। बुढ़िया स्लीपर पहनती रपटी। बाहर की तरफ चलते चलते उसने मामू की पिटी हुई सूरत पर एक मुश्तबा नजर डाली। मुंह पर तो साफ कुंवारापन बरस रहा है। उस दिन शुजात मामू ने कुरान उठाकर सबके सामने कह दिया कि ये दोनों बच्चे उनके नहीं हैं, अड़ोस पड़ोस की मेहरबानियों का फल है जिनसे रुखसाना बेगम ताक झांक किया करती हैं। उस रात वो रोते रहे, कराहते रहे, अंगारों पर लौटते रहे। उस रात उन्हें बड़ी मुमानी बहुत याद आई। उनके बाल कबलज वक्त पक गए थे। उनकी जवानी, उनका दुल्हनापा आंसुओं में बह गया। नेकी और पारसाई का मुजस्समा, वफा की पुतली, उनके हिस्से का बुढ़ापा भी उन्होंने अपने वजूद में समेट लिया था और शरीफ बीवियों की तरह जन्नत को सिधारी थी। आज वो होती तो ये दर्द, ये सोजिश, ये सफ़ेद जड़ों वाले मेहंदी लगे बाल, ये रिश्ते नासूर, ये तन्हाई बट जाती। फिर बुढ़ापा यूं न दहलाता। दोनों साथ बूढ़े होते, एक दूसरे के दुख को समझते, सहारा देते। अमर बेल दिन दूनी रात चौगुनी फैलती चली गई। बड़के पेड़ का तना खोखला हो गया, टहनियाँ झूल गईं, पत्ते झड़ गए। बेल पास के दूसरे हरे भरे पेड़ पर रेंग गई। कैसा जांसोज समा था। शुजात मामू की मैयत सहन में बनी सवरी रखी हुई थी। बहनें खड़ी खड़ी पछाड़ें खा रही थीं। मामू ने अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम हेबा कर दी थी। रुखसाना मुमानी सबसे अलग थलग दर से लगी बैठी थी। कहने वाले कहते हैं कि इतनी हसीन और सोगवार बेवा जिंदगी में कभी नहीं देखी। सफ़ेद कपड़ों में वो अजीब पुर असरार ख्वाब लग रही थी। रो रो कर आंखें मखमूर और बोझल हो रही थीं। जर्द चेहरा पुखराज के नगीने की तरह दमक रहा था। पुरसे को आने वाले सब कुछ भूल कर बस उन्हें तकते रह जाते। उन्हें मरहूम की खुश नसीबी पर रश्क आ रहा था। मुमानी पर बेपनाह बेबसी और अफसुर्दगी छाई हुई थी। खौफ और सरासीमगी से उनका चेहरा और भी भूला लग रहा था। दोनों बच्चे उनके पहलू से लगे बैठे थे। वो उनकी बड़ी बहन लग रही थी। वो गुमसुम बैठी थी, जैसे कुदरत के सबसे मशाक फनकार ने अपनी बेमिसल कलम से कोई शाहकार बनाकर सजा दिया हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।